देखिए, जब भी हम बेघर लोगों की बात करते हैं तो घर से निकलते ही है ना इंसान अदृश्य हो जाता है। हमने देखा वो जो अखबार लपेटा हुआ था, अखबार को हल्का सा हिलाया तो उसमें से मैगेट्स निकल रहे हैं। ये जो पूरा शरीर था, ये जो सर था उसमें मैगेट्स थे। जब हमने उनके पैर और हाथ पकड़े और उनके जो सर के अंदर ऐसे लटकाया और कारपेट डाला ना, तो जो कीड़े निकले हैं, तो एक तरफ तो ये लग रहा था कि वो हमारे भी हाथ पैर काँप रहे थे उस समय। तो आपने तब ये काम शुरू कैसे हुआ था? ये आपके अंदर कहाँ से है कि मुझे बेघर के लिए काम करना है, इनको मेन स्ट्रीम में लाना है? क्योंकि अब तक वो दिखते सबको हैं कि दिल्ली आ रहे हैं लोग, कैपिटल है, लाल किला जाओ तो सब लोग नीचे वहीं सो रहे हैं, बट नोबडी, कोई कौन सोचता है कि वो भी एक आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है। अच्छा। यूपीएससी की भी तैयारी की, एक अटेम्प्ट अच्छा। दिया, अच्छा। मजा नहीं आया। डीएम रात को 12 बजे शेल्टर होम के टॉयलेट चेक करने जा रहा है, सूंघ रहा है, बदबू तो नहीं आ रही, देख लो कल एलजी साहब ना आ जाए यहाँ से। हम कुपोषण की बात कर लेते हैं, हम टीबी से मरने वालों की बात कर लेते हैं, हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं, लेकिन घर ना होने की वजह से जो लोग डेथ कर जाते हैं, सड़क पर दम तोड़ देते हैं, हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। हद टपेसो ओलिया अनहद टपेसो पीर, और हद अनहद दोनों टपे, सो ताको नाम फकीर या ताको नाम कबीर। मतलब जो इन सब चीज से पार चला जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वत्सला एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टीडीएम मंथन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बाकी सबसे अलग हैं। मेनली वो जिस तरह का काम करते हैं उसके वजह से वो दुनिया के गिने चुने कुछ ऐसे लोगों में से हैं जो समाज के उस हिस्से के लिए काम करते हैं जो हमारे सामने होकर भी हमें कभी दिखाई नहीं देता। इन्होंने अपने जीवन के 25 साल इस काम में लगाए हैं। बेघर लोगों को उनको घर दिलाने में, एक आवाज़ दिलाने में, उनका हक दिलाने में। इनका नाम है सुनील कुमार अलेडिया। He is a social activist and runs his own foundation, Center for Holistic Development, which has helped thousands of homeless people, not just in Delhi, but in the entire country, get not just a voice, but also the dignity to live. सुनील जी, वेलकम टू आवर शो टीडीएम मंथन। कैसे हैं आप? बढ़िया 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 वत्सला जी, धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। थैंक यू सो मच आप आए। एक तो हम एक दूसरे को पिछले 7 8 10 साल से तो जानते ही हैं, हाँ, 10 साल तो हो गए लगभग लगभग, लेकिन हम इतनी बात कर चुके हैं फ़ोन पे, पर हम मिले आज हैं, ये अलग ही बात है बिल्कुल अपने आप बिल्कुल में। बिल्कुल और बिल्कुल। हम आज इस पॉडकास्ट पे मिले हैं, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मेरे लिए एटलीस्ट। तो आपने 25 साल, आज 2025 चल रहा है और 2000 में आपने काम करना शुरू किया था होमलेस के लिए। जी 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 25 जी साल हो गए आपको इस काम को करते हुए। जी। आपके सिवा मैंने दिल्ली में तो एटलीस्ट और कोई नहीं देखा है जो इतना प्रोमिनेंटली होमलेस के लिए काम करे, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है पॉपुलेशन का हमारे कैपिटल में या इवन पूरे कंट्री में, जिनको कोई ना तो उन पे कोई ध्यान देता है, ना ही वो उनकी नज़र में है, ना वो उनके नोटिस में है। वो उनकी कोई गिनती ही नहीं है, वो कोई काउंट ही नहीं है उनका, मेन स्ट्रीम में तो वो है ही नहीं। और आपके उस काम में जब हम लोग न्यूज़पेपर में थे, हम देखते थे कि वो बीट बना, होमलेस को कवर करना एक बीट बना। आप लोग से जब हम बात करते थे, आपके काम से वो एक बीट बना है, मेरे मेरे नज़र में जितना मैंने देखा है पिछले इतने सालों में। तो आपने ये काम जब आपने स्टार्ट किया, तब ऑफ कोर्स आप तब काफ़ी यंग रहे होंगे, तो इतने अभी भी यंग यंग लोग आई एम है। श्योर। तब आपने ये काम करने का कैसे सोचा, वो भी होमलेस? क्योंकि एनजीओज बहुत हैं, कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई किसी के लिए, पर होमलेस जो बेघर हैं उनके लिए तो काम, आई डोंट थिंक बहुत ही कम लोग हैं जो इतना प्रोमिनेंटली इसमें काम करें, जिसकी वजह से इतने बदलाव भी आए हैं। तो आपने तब ये काम शुरू कैसे हुआ था? ये आपके अंदर कहाँ से है कि मुझे बेघर के लिए काम करना है, इनको मेन स्ट्रीम में लाना है? क्योंकि अब तक वो दिखते सबको हैं कि दिल्ली आ रहे हैं लोग, कैपिटल है, लाल किला जाओ तो सब लोग नीचे वहीं सो रहे हैं, सुबह में, शाम में, रात में। एंड सबको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली है, हमारी कैपिटल है, साफ़ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। बट नोबडी, कोई कौन सोचता है कि वो भी एक आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है अब। बट आपने उसमें काम भी किया है, बहुत चीज़ें बदली हैं, अभी
कुछ नहीं भी बदली हैं, बहुत सारी नहीं बदली हैं, बट आपने वो स्टार्ट कैसे किया था और मतलब वो आप में क्या कहाँ से आया कि मुझे ये करना है? देखिए, जब भी हम बेघर लोगों की बात करते हैं तो घर से निकलते ही है ना इंसान अदृश्य हो जाता है। तो घर पे कोई जान रहा होता है कि कोई आएगा आएगा वापस आएगा। आपके जेब के अंदर कोई एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी चली जाए आपकी, कुछ सामान नहीं है हमारे पास, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम आ गए, हम शहर में आ रहे हैं, गांव से जो देहात से जो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, जो शहरों को बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिसको हम बेघर के बोल रहे हैं, उसको शहर ने कभी अपनाया ही नहीं। वो चाहे 1830 का आप सेंसस डॉक्यूमेंट उठाइए, चाहे दिल्ली के जो 7 शहर थे बड़े बड़े, श्रीफोर्ट, मेहरौली, तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद, वॉल सेवन सिटी, सिटीज जो 7 थे सिटीज दिल्ली की जो के। बात है, नई दिल्ली की बात कर लिया, उसके बाद 8वीं दिल्ली बनाने वाले थे, पालम वाला जो एरिया था पूरा, द्वारका जो अभी बोल रहे हैं जी। तो इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाले आखिर किसने बनाया? बनाया तो होगा ना किसी ने। आखिर वो लोग कौन थे? वो कौन अदृश्य लोग हैं जिनको हम देख ही नहीं पा रहे हैं? तो शहरों में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं नहीं पता, और शहर उनको समझ ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल। तो ये वाकया सन 2000 की बात है। तो मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जब वापस आया 1 महीने के लिए, आप उसमें गए कैसे? आप कहाँ पे थे? पढ़ रहे थे मैं तब? अरविंद कॉलेज के अंदर अपना स्टडी कर रहा था, बीए पास ऑनर्स मेरा अच्छा। सब्जेक्ट था, उसमें ऑफिशियल मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और इकोनॉमिक। अच्छा। तो वो सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया था कि स्टेनोग्राफी में पास करके तब उसमें जॉब्स मिलती थी क्या? जॉब्स मिल जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा ठीक ठाक कॉलेज है। अच्छा कॉलेज, अरविंदो इवनिंग में एडमिशन मिला मुझे 58% पे। नॉर्थ कैंपस में भी चांसेस थे, लेकिन कुछ लोगों ने बताया अरे यार कहाँ नॉर्थ कैंपस जाएगा, साउथ में ये ना घर के पास है, यहीं कर ले। साउथ में किधर है? साउथ में ये अपना मालवीय नगर के पास है। तो मैं रहता शाहबुजट हूँ, सेकंड सिटी श्रीफोर्ट जो बोलते हैं, वहाँ रहता हूँ। उसके बाद मेरा स्कूलिंग भी हौज खास के आसपास ही हुआ है, हौज खास, शाहबुजट, मालवीय नगर, और एमए इन हिंदी जो मैंने किया वो एसओएल से किया। तो 2 साल मैं नॉर्थ कैंपस में गया, लेकिन जो अपने आसपास का एरिया देखा, चीज़ें किया, और जब मैं वहाँ पे गया और नर्मदा बचाओ में, नर्मदा बचाओ में, तो एक दिमाग में था ये मैं जा क्यों रहा हूँ, क्या है, चलो देखते हैं घूमने का। वो कॉलेज से गए थे? कॉलेज के समय से गया था। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रभा, जो कि एक प्रोग्राम चलाती है, स्माइल, स्टूडेंट मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव लर्निंग थ्रू एक्सपोजर। तो वो बच्चों को तैयार करती है कि भाई लर्निंग है कि जाके देखें, यात्राएं करें, जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर था। तो उसमें एक ग्रुप था, एक नॉर्थ कैंपस से लोग थे और एक मैं साउथ कैंपस से, अरविंदो कॉलेज से। अरविंदो कॉलेज का नाम उस समय ऐसा था कि 3rd ग्रेड में माना जाता था, थोड़ा लेसर रिकॉग्नाइज। अरविंदो कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, या वो ये उस तरफ ही रह गए थे ना, वो साउथ दिल्ली उन वाले कॉलेजेस। तो ये इन कॉलेज का, और फर्स्ट रंग में नहीं थे। एक तरफ सेंट स्टीफन हिंदू और अपना वो क्रीम थे, लेडी श्री राम, कमला नेहरू। तो कोएड में कभी बड़े नहीं थे, तो लड़कियों के साथ इंटरेक्शन और चीज़ों को तो ये लगता था कि ठीक है। तो एक उस समय एक अलग चीज़ें थी। तो जब मैं वापस आया नर्मदा बचाओ आंदोलन से 1 महीना रहने के बाद, तो 1 महीना वहाँ था मैं छुट्टियों के समय, ट्रेन में पहली बार सफ़र किया। अभी जैसे मैं अपने बच्चों को बताता हूँ या किसी को बताता हूँ कि वो ट्रंक लेके गया था, मैं कहते अरे यार कौन से ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि 92 के बाद जो एलपीजी हुआ या रिजर्वेशन का जो मूवमेंट चला 92 में, वो हमारे सामने की बात है। 84 में 4 साल का था, तो वो याद है कि 84 के दंगे हुए थे, तो उसमें गाड़ियाँ जल रही थी, ये याद है। अच्छा, ये आपने देखा याद, दिल्ली बदलते हुए देखा है कि किस तरीके से पॉल्यूशन और पॉपुलेशन और पॉलिटिशियन किस तरीके से बढ़ते चले गए, तीनों चीज़ें। तो जब वापस आया तो पता लगा कि दिल्ली के अंदर एक सर्वे होना है होमलेस के ऊपर, जून जुलाई का महीना था, वो सरकार 2000 की बात है। आश्रय अधिकार अभियान कैंपेन एक लॉन्च हुआ, सरकार ने लॉन्च किया। सरकार ने नहीं, ये कुछ सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। एक 92 में एक स्कीम आई थी
शेल्टरलेस पेमेंट ड्वेलर्स सैनिटेशन फैसिलिटी। तो इसका उन्होंने को मॉनिटरिंग और एक इम्पैक्ट असेसमेंट करना था। तो उस समय पहली बार मैंने फुटपाथ ड्वेलर्स शब्द सुना। फुटपाथ ड्वेलर्स क्या होते हैं? होमलेस भी नहीं था, होमलेस वर्ड ही नहीं था, होमलेस वर्ड्स नहीं था, हाउसलेस था, हाउसलेस बोला करते थे, या जो आए होमलेस कोई वर्ड ही नहीं था उस समय। तो पेमेंट ड्वेलर्स पहली बार शब्द सुना। एक पर्चा हुआ करता था कि हम ये रात को सड़कों पे निकलेंगे, लोगों को काउंट करेंगे, चीज़ें करेंगे। मैं पता नहीं क्या है, रात का सर्वे, चलो चलते हैं। तो वो पहला एक ऐसा सर्वे था या एक हेड काउंट था जिसमें एकमात्र मैं ही था जो कि 12 से 15 रात के अंदर कंटिन्यू मैंने ज्वाइन किया ना। उस समय मोबाइल होते थे, पेजर होता था हमारे पेजर समय, होता था तब। पेजर होता था। मोबाइल उस समय 98 में आया था, तो 45 रुपीज़ का चार्जेस था उस समय। तो पेजर और लैंडलाइन के ज़माने में हमने तो चीज़ें देखी। आपको सोशल सर्विस करने का ही मन था मतलब? नहीं पता कहाँ से आया, अच्छा। आज तक नहीं पता कि कि आप क्यों गए उसमें इतने हाँ, दिन के लिए? कॉलेज में था तो कॉलेज के स्कूल में भी था, तो स्कूल में नेशनल सोशल सर्विस में, स्काउट्स में, एनसीसी में, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा शुरू से ही। 7th क्लास से 8th क्लास से स्लम बस्तियों में जाना, जैसे वहाँ अच्छा, तो वहाँ से शाहपुर के चला पास गुलमोहर पार्क है, सुदर्शन था, सुदर्शन सिनेमा हॉल था, वहाँ पे एक स्लम बस्ती थी। डीएवी स्कूल में पढ़े, डीएवी स्कूल में हमने अटल जी को, आडवाणी जी को आते हुए देखा, चीज़ें देखी। क्योंकि डीएवी जो था वो संघ के लोगों का था, तो मदन लाल खुराना, ये सब ये हमने अपने करीब से देखा, जो आज शायद मिनिस्टर से या एक नेता से मिलना बड़ा टफ काम होता है। तो ये उस समय की बात है। एलपीजी हुआ, लिक्विड, आप अभी किसी से पूछेंगे एलपीजी क्या है, तो वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोल देगा। यही बोलेगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो इम्पैक्ट पड़ा 92 के बाद। 12 साल की उम्र थी, धीरे धीरे समझ रहे थे, तो जाके देखा। तो ये सर्वे होना था उस समय, तो ज्वाइन किया। तो करीब 6वां या 7वां दिन था। आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति सदानंद मिश्रा करके, यूपी का रहने वाला था, बलिया का, वो एक अखबार लपेटा हुआ था उसने अपने सर पे। ये रात के 2 या 2:30 बजे की बात है। वो लेटा हुआ है वहाँ पर कूड़ेदान के पास। अब स्मेल आ रही है, हमने कभी देखा नहीं, हम तो साउथ दिल्ली में रहने वाले, कहाँ उसको उस तरीके से देखेंगे। और नई दिल्ली के एरिया में कचरे के अंदर बंदा पड़ा हुआ है, साइड में कचरे के साथ, कचरे के अंदर ही पड़ा हुआ है वो, डंपिंग ग्राउंड में पड़ा हुआ है। और उसको पाँव दे के हिल रहा था, तो हमने देखा क्या है भाई। थोड़ा सा उसको हिलाया तो उस कराहने की आवाज़ आई, मतलब एक वो दर्द, वो जो शायद खुद को लगे तो तभी जान सकते हैं। पूछा कैसे है, कहता दर्द हो रहा है। तो हमने देखा वो जो अखबार लपेटा हुआ था, अखबार को हल्का सा हिलाया तो उसमें से मैगेट्स निकल रहा है। ये जो पूरा शरीर था, पूरा ये जो सर था, उसमें मैगेट्स थे। तो लगा कि बात करनी चाहिए। हम हेड काउंट कर रहे थे, तो हमारी टीम में होते थे विधान। हमने विधान लीड कर रहे थे, हमारे सुपरवाइजर उस एरिया के। हमने विधान को बोला, विधान बोला चलो करते हैं, देखते हैं, बात कुछ किसी तरीके से ले चलते हैं। हम उसको आरएमएल हॉस्पिटल लेके गए। तो एक जो एक होता है ना डॉक्टर्स का, भाई एक मैला कुचैला बंदा आ गया कि क्या किसको लेकर आया भाई, क्या ये क्या 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 करना चाहते हो आप। तो उसको देखकर पूरा जो वहाँ पे पेशेंट थे, वो भी एक स्मेल आ रही है बंदे में से, मतलब आदमी नहीं, वो कचरा है। इसी तरह का वो दिमाग में चल रहा था कि पहला हम कर क्या रहे हैं, क्या हम कचरा ले जा रहे हैं या हम किसी इंसान को लेके जा रहे हैं। तो बोली दिमाग में चल रहा था, तो किसी तरीके से उसका एडमिशन नहीं लिया एडमिशन नहीं हुआ। दोबारा से वो सड़क पे पड़ा है। तो विधान ने एक इंडियन एक्सप्रेस के कोई एक जर्नलिस्ट होते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका स्टोरी भी है मिश्रा जी का, सदानंद मिश्रा जी का। तो उन्होंने एक फ़ोन किया
एक जर्नलिस्ट ने एमएस को फ़ोन किया, एमएस से ने बोला कि अच्छा ठीक है लेकर आओ, मैं देखते हैं, बात करते हैं। हम उसको दोबारा लेके गए। वो मेरे साथ ही होता था एक सुशील, वो प्रयास में काम करता था उस समय। प्रयास जो एनजीओ है। हाँ, प्रयास जो एनजीओ है उसमें वॉलंटियर, क्योंकि ये पूरा काम जो था आश्रय अधिकार अभियान का, ये वॉलंटरी बेस पे था। पूरे दिल्ली के अंदर सर्वे करना था, देखना था कि कितने लोग दिल्ली की सड़कों पर हैं। लेकिन एक होता है कि शायद आपका इसको प्रारब्ध कह लीजिए, या आपको ये काम करना था, या आपके थ्रू करना था, या आपके साधन थे उसके, या क्या थे ये नहीं पता। आप उसका जरिया बने बेसिकली। पता नहीं जरिया थे या क्या था, आज तक वो मैं जान नहीं पाया उस चीज़ को। तो जब हम उसके पास गए तो देखा, दोबारा से गए तो सुशील और हम दोनों उसको लेके गए, इमरजेंसी में एडमिट कराया, फिर ऑपरेशन थिएटर ले गए। तो उन्होंने एक दवाई लिखी, तारपिन ऑयल 2 लीटर। दवाई का नाम भूल रहा हूँ, शायद अभी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े भी होंगे। तो तारपिन ऑयल, मैंने कहा तारपिन ऑयल तो उसमें सफ़ेदी का काम आता है, पेंट वेंट में, ये क्या करेगा तारपिन ऑयल का। फिर भी चलो लेकर आ गए हम। लेकर आए तो रात को करीब, अगला दिन हो गया था, अगली रात हो गई थी उसको। सुबह होते होते फिर रात को 2 बजे से लेकर अगला दिन 8 बजे रात को किसी तरीके से को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो अच्छा, तो ऑपरेशन करने वाली स्थिति थी उनकी सिर का। अब सर में मैगेट्स है तो अच्छा, मतलब वो ऐसे नहीं कि बाल कट जाएं तो निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। इन्फेस्टेड था वो। बिल्कुल, मतलब कीड़े बाहर निकल रहे हैं, को मतलब वो जहाँ से भी जाएगा देखेंगे तो उसको लेकर गए ओटी के अंदर। तो उन्होंने बोला कि जो ओटी में डॉक्टर थे और नर्स थी, बोले आप इनको है ना दोनों हाथों से आप इस तरफ से पकड़ लीजिए, इस तरफ से पकड़ लीजिएगा और पैर पकड़ लीजिएगा। मैंने क्या ज़रूरत है, ये तो आपका काम है। कहता नहीं प्लीज़ आप पकड़ लीजिएगा। वो तारपिन ऑयल जो मंगाया था, मैंने कहा तारपिन ऑयल मंगाया था, इसका क्या मतलब क्या है इसका। लेकिन जब मतलब समझ में आया, जब हमने उनके पैर और हाथ पकड़े और उनके जो सर के अंदर ऐसे लटकाया और तारपिन डाला ना, तो जो कीड़े निकले हैं, तो एक तरफ तो ये लग रहा था कि वो हमारे भी हाथ पैर काँप रहे थे उस समय। मुझे सुन के थोड़ा सा यंग तो थे, 20 साल की उम्र हो चुकी थी। मतलब वो भगत सिंह वाली एज से तो 3 साल छोटे थे। तो वो समझ में आया, तो हाथ पैर कांपने लगे हमारे भी भाई, और वो बुरी तरीके से तड़प रहा है और हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सुशील जो था वो हेल्थी था, मैं तो थोड़ा सा स्लिम ट्रिम था चीज़ों को लेकर। तो अब जब वो उसके थोड़ा सा आराम हुआ, उसको आधे घंटे बाद ये तारपिन ऑयल हमारी आंखों में भी लग रहा था, वो उसकी अब तो उसको कैसे लग, वो जलन रहता है। जब उसको हमें लग रहा था, उसको कितना लग रहा होगा। देन उसके बाद वो उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया, सदानंद मिश्रा को। शिफ्ट करने के बाद उस समय लैंडलाइन का ज़माना था, तो हमने नंबर लिया, फिर डॉक्टर और नर्स से बात किया। तो उन्होंने बोला देखो भाई, अब ये काम हो गया, अब इसको नहलाने की और इसके कपड़े बदलने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इससे स्मेल मार रहा है और पूरा वार्ड जो है गंदा हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। वो गलत भी नहीं था उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से भी ये नहीं कि भाई हाँ ठीक है समाज बदलने आया तो ऐसे बदले, नहीं, वो हमें समझना पड़ा। फिर मैं वापस घर गया, घर से अपने जो कपड़े थे वो लेकर आया उनको। मैं पैंट लेकर गया, सुशील शर्ट वगैरह लेकर आया, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे। हम तो निकले थे सर्वे करने, हेड काउंट करने गए थे, हमें क्या पता था कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी ऐसे करने के लिए। तो वो जो रात का चीज़ें थी, वो जो जर्नी रही, वो जो चीज़ें अभी तक चल रही हैं, उसी को लेकर ये आया कि निकलना है सड़कों पर। अच्छा, सड़कों पर निकलना है, दिन में नहीं निकलना, रात को निकलना है। और सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में निकलना है। सर्दी में तो आप आराम से टहल सकते हैं, सर्दी तो टहलने के लिए है, टहल सकते हैं आप। लेकिन आप गर्मी में निकल के देखिए, आपको समझ में आएगा लोग बाग कैसे रह रहे हैं। सर्दी में तो एक
कोजी वेदर भी फिर भी है। लेकिन बाहर ठंड तो बहुत ठंड ज्यादा ही है, होती ठंड है, लोग बाग ठुठर रहे हैं, ठंड है, रह सकता है, लेकिन गर्मी के अंदर जो हम्म, डिहाइड्रेशन है, जो मौसम की मार है, जो हीट वेव है, जो पिछले 10-15 सालों से हम बोल रहे थे कि हीट वेव है, गर्मी में लोग ज़्यादा की डेथ हो जाती है, चीज़ें हैं, वो सब चीज़ लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो सर्दी का मैटर है। क्योंकि पहले कुछ सिर्फ टेंट सर्दी में ही लगता था 1950 देखिए 1830 बेघर का, लोगों के लिए। 1830 का आप एक आंकड़ा उठाएंगे दिल्ली के हम्म, जनसंख्या को लेकर, वॉल सिटी वाला जो है, या फिर 1912 में जो दिल्ली बसी हम्म, उसका आंकड़ा उठाएंगे 2-2.5 लाख। उसके बाद आप पार्टीशन का आंकड़ा उठा लीजिए, हम्म, 15-20 लाख लोग। उसके बाद 1970 का आंकड़ा उठा लीजिए, 40 लाख लोग। हम्म, 76 में सेंसस ने एक रिपोर्ट जारी किया था स्पेशल होमलेस, दिल्ली होमलेस हाउसलेस पॉपुलेशन को लेकर, हम्म, ऑन रिकॉर्डेड है वो। 19,761 लोग हैं, 40 लाख आबादी दिल्ली की, हम्म, और नंबर है 19,761 का, 1976। 2010 में दिल्ली की आबादी है 1,80,00,000। उसके बाद से 15 साल हो गए, कोई सर्वे नहीं है, अनअकाउंटेड जो हाँ, अभी वो लास्ट दिल्ली की, सर्वे था हाँ जो लास्ट 2011 सेंसस में था, हाँ, आया था। और यूएनडीपी का सर्वे भी हुआ, 1 लाख लोगों का सर्वे तो होना था, लेकिन उसमें होमलेस का सेंसस भी हुआ, तो साथ में यूएनडीपी ने उनका सर्वे भी किया, क्योंकि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स आ चुके थे, लोगों को ढकना था, चीज़ें थी, चाहे वो 82 में गेम्स हुए जिन्होंने दिल्ली बनाई, उनको एशियाड विलेज जो एशियन गेम्स हुए, 2010 में कॉमनवेल्थ हुए, या 2023 में G20 हो रहा है, तो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो नंबर का खेला है, ये खेल है, ये समझने, अगर समझ में आ गया तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा, जो कि हम समझना ही नहीं चाहते। अगर सोसाइटी को भी ये नंबर गेम समझ में आ गया तो शायद वो जल्दी से लेयर पकड़ लेंगे। अगर 1976 के अंदर 40 लाख की आबादी में 19,761 लोग हैं, 161 लोग हैं, एग्जैक्ट है 19,161 लोग हैं, और वही 2014 में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड बोलती है 16,760 लोग हैं। तो उस समय की दिल्ली सन 76 या तो की सब दिल्ली, हट गए या तो सब घर चले गए अपने। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ऑफ नहीं, कोर्स ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1976 की दिल्ली और 2014 की दिल्ली, जो दिल्ली अभी दिल्ली एनसीआर भी बढ़ गया, आप दारूहेड़ा चले जाइए, फरीदाबाद चले जाइए, बल्लभगढ़ चले जाइए, नोएडा चले जाइए, बढ़ रहा है ना एरिया। बिल्कुल, और अभी जो और फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें दिल्ली में जो है 1,55,00,000 जो है वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात नहीं हो रही है कि फैमिली कितनी है। तो आबादी जो है करीब 7 करोड़ के आसपास दिल्ली की आबादी है, जो कि काउंट ही नहीं की गई, चाहे वो रेंटेड पॉपुलेशन मान लीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके से मान लीजिए, जिस तरीके से स्लम बस्ती में लोग बाग रह रहे ये हैं। नाम का सर्वे था उनके लिए, ये नाम का सर्वे, आंकड़े नहीं है अभी भी। तो अगर 40 लाख की आबादी पर 19,000 लोग हैं, और 1,80,00,000 की आबादी के हिसाब से लगा लीजिए, और 2014 में बोल रहे 16,760 है। वहीं पिछले अगर 10 सालों की तुलना करें तो उससे ज़्यादा लोग, तो 30,000 लोग दिल्ली की सड़कों पर ठंड में, गर्मी में, बरसात में मर जाते हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है कि लोग मर जाते हैं और उस पर कोई बात नहीं करता है। वो नंबर्स रिकॉर्डेड ही नहीं है ना कभी। वो नंबर रिकॉर्डेड है, वो नंबर रिकॉर्डेड है, लेकिन पुलिस में कहाँ पे? देखिए, इंसान जब मरता है तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में मरा तो एक वो नंबर चला जाएगा, लेकिन जब इंसान सड़क पर मरता तो है पहले तो पुलिस के पास वो पुलिस के पास जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस के पास जाएगा ही जाएगा। वो आप किसी घर वाले कोई क्लेम नहीं कर सकता जल्दी से, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मरा है तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भूख पे मरने वालों की बात कर लेते हैं, हम कुपोषण की बात कर लेते हैं, हम टीबी से मरने वालों की बात कर लेते हैं, हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं, लेकिन
घर ना होने की वजह से जो लोग डेथ कर जाते हैं, सड़क पर दम तोड़ देते हैं, हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। बहुत ही कम और जो होता हम ये है। अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटीज की जो बात कर रहे हैं, वो सोचने का विषय है कि हम किसके लिए शहर बना रहे हैं। इतना लंबे समय काम करते करते जो नंबरों का, जो आंकड़ों का गेम सरकार खेल रही है कि इधर से उठा के इतना कर दो, इधर से उठा के उतना कर दो, अभी भी कोई एग्जैक्ट अभी नंबर आंकड़ा नहीं कोई है। नहीं है। 2014 का भी जो सर्वे किया था, उन्होंने उसी के आधार 76 को आधार माना और उसके आधार पे 19,000 से उठा के 16,000 पर आ गए। अभी तो पैंडेमिक के बाद तो बदलाव आया अभी था तो ना कुछ। पैंडेमिक पे आए नहीं अभी हम। अभी तो हम अभी गली हम कूचों काफी में पीछे हैं। गली कूचों में दौड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो जब सर्वे किया उसके बाद सन 2000 से कुछ कुछ चीज़ों में, सोशल डेवलपमेंट में, इन चीज़ों में लगे रहे, दौड़ते रहे। ठीक ठीक ठीक। बात आई कि घर वाले ने बोला शादी करनी है। मिसेस को जो है ना, सॉरी, मदर को 2006-7 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनको तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन था पहले। हार्ट जो है 24% बीट करता था मदर का। तो अक्सर जब बहन रात को पढ़ता था तो आकर बोलती थी, हाँ भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं, आपने बोला है पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। पक्का? आपको नहीं पढ़ना था? नहीं, तो अब वो आकर पूछती थी कि पढ़ाई ठीक चल रही है? तो मैं अक्सर रात को पढ़ता था, हाँ पढ़ ही रहा हूँ, और क्या करूँगा बताओ आप। तो ये बातें होती थी। कहते कुछ इसके बाद क्या करना है? मैंने पता नहीं क्या करना है। आपने कुछ सोचा नहीं था कि क्या कुछ नहीं सोचा क्या था, बनना है, क्या करना है? दिशा ही नहीं थी। मतलब घर में ऐसा नहीं था कि ये बनना है या आपको ये करना ही है? 9th 7th 8th 9th में तो ये था कि मोटर मैकेनिक बनना है। कि वो एक दौर था कि ऑटो, बजाज का ऑटो होता था, लिमिटेड साइकिल का एक दौर था। तो आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर जो मैं काम कर रहा हूँ शायद वो ही काम करते थे। वो भी इसी तरीके से अच्छा, वो तो ये फैमिली में ही है? हाँ, सेकंड जनरेशन। जो फादर जो थे वो जर्नलिस्ट थे और बाकी अच्छा, जर्नलिस्ट थे। हाँ, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पे काम करते थे। लेकिन फादर ने कभी ये नहीं बोला कि ये करना है। अच्छा। बात ही नहीं होती थी फादर से, उस तरीके से बात ही नहीं होती थी। क्योंकि जो फैमिली, ये तो अब जाकर हम माँ बाप से, हम बच्चों से इंटरेक्शन कर लेते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। उस दौर में नहीं होता था। जर्नलिस्ट थे फिर तो? जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो एक पिता का जो पर्दा रहता है ना, वो हमेशा रहता है। पहले ऐसे होता था? पहले ऐसा ही होता था। बाप ही होता था, और वो उस तरीके से उनके सामने हिम्मत नहीं होती थी। वो अभी हम बात करते हैं कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, हम उस दौर के हैं जब हमने अपने टीचर से 88 डंडे भी खाए हैं। 88 डंडे? तो एक दौर था, और टीचर से डरते थे। आज भी जो हमारे जो पुराने टीचर है, जो है अभी भी, अगर सामने से आते हैं हम रास्ता काट लेते हैं कि या तो उसको शर्म कह लीजिए, या उतना रिस्पेक्ट, या उसको रिस्पेक्ट कह लीजिए, या कुछ वो पूछ लेंगे तो जवाब नहीं होगा, तुम करना क्या चाहते थे। तो अक्सर स्कूल के अंदर ही बैठे टीचर, हाँ वो पीछे बैठा हुआ लड़का, वो मुझे समझ में आ रहा है, वो देखो सामने है ना, नोएडा में बिल्डिंग बनेगी एक, उसमें वो ईटा ढो रहा है, मुझे दिख रहा है। तो एक मजा आता था उस समय कि टीचर, अच्छा अब समझ में आता है कि वो क्यों बोल रहे थे कि बेटा 12 घंटे पढ़ लो, या फिर 12 घंटे फिर काम करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात। तो ये दौर चलता रहा, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की चीजें चल रही हैं, काम कर रहे हैं, नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन काम करना है। काम आपको करना है। आखिरी में यही समझ में आया, आज भी यही समझ आता कि करना है, काम करना है। चाहे वो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कीजिए, चाहे वो दिखावटी की कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, लेकिन काम तो करना है। लेकिन उसमें पैसा भी मिलना चाहिए ना? मुझे नहीं लगता ये पैसा इतना बड़ा अहमियत रोल अदा करता है, ऐसा मुझे। जैसे सबका होता नहीं कि नौकरी तो करना ही पड़ेगा आपको, फिर घर में पैसे देने हैं, बहुत सारे इश्यूज ये
कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, स्पेशली मतलब अगर आप एक उस समय में तो नौकरी पे तो बहुत ही ज़्यादा होता था कि वो तो आपको कुछ तो ऐसे नहीं हो सकते कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, नहीं या ऐसे करेंगे जिसमें कोई पैसे नहीं है, उसमें भी नहीं करने देते थे ना लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा को कभी है ना प्रायोरिटी नहीं समझा। आज भी जो है ना पैसे को प्रायोरिटी नहीं समझा। पैसा लिटरली, मतलब ये कहने वाली बात है, लोग कहते हैं कि अरे नहीं पैसा हो सकता है, पैसा इतना बड़ी चीज नहीं है। बट तब आपने क्या किया, मतलब कुछ तो घर चलाना होता है ना, तब कैसे किया? वो पैसा इतना मिल जाता था, इतना पैसा, मतलब अच्छा। इतना चाहा नहीं, कभी पैसे की तरफ देखा नहीं। अभी तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है, बट अभी उस दौर में भी तो आया नहीं। मैं जो कोविड वाला दौर था ना, उसमें तो आया नहीं। जो पैसा तो आपका धरा का धरा रह गया आपका। हाँ, वो तो हुआ है। धरा का धरा रह गया, लोग बाग देखते रह गए। तो जो पैसा बड़ी चीज नहीं है। तो उस मदर को जब पेरिकार्डियल डिफ्यूजन हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो सेवा में लग गए दोबारा से। अब कुछ ध्यान नहीं रहा इधर उधर। लिंटाज में एक इंटरव्यू दिया था यूएस में, एक चाह दी चले जाओ, बाहर चले जाओ। अच्छा, यूपीएससी की भी तैयारी की, एक अटेम्प्ट दिया, मजा नहीं आया कि क्या एग्जाम, क्या पढ़ना है इसमें। लेकिन जो अभी समझ में आता है कि पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। इतिहास जो है ना वो सरप्राइज करता है आपको। अभी जो हम बैठकर यहाँ पर चौपाल में पॉडकास्ट में, ये पॉडकास्ट एक चौपाल ही है। पॉडकास्ट इसका एक मॉडर्न हाँ, चौपाल ही है ये। पॉडकास्ट बोल दो या इसको बात करने का एक तरीका बोल दो। ये एक चौपाल ही है कि आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चौपाले आज भी होती हैं, दिल्ली 6 के अंदर है। और हम उस दौर में रहे हैं कि हम जहाँ बड़े उसमें कई सारे लोग आते हैं, बड़े बुजुर्गों को सुनना, हम सुनते थे उनको। कभी उनके बीड़ी का बंडल लेने चले गए, कभी हुक्का भर दिया। रूरल एरियाज में तो अभी भी है चौपाल कभी का कभी जो सिस्टम है। हाँ, कभी हुक्का भर दिया, कभी वो पानी हुक्के में पानी दो। तो ये चीजें होती थी, स्टोरी सुनने में मजा आता था। हाँ, दिल्ली में जो गांव है उनमें तो है चौपाल है। दादी पनामा की सिगरेट पीती थी, उल्लास लिया, उल्लास रात में लगा रही हैं। तो अच्छा, जब ये रात में काम किया ना, तो घर वाले सोचते थे यार ये लड़का बिगड़ गया है, ये कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे ही सोचते हैं तब सब उस टाइम पे कि आप क्यों इतना बाहर रात में ही निकल रहे हैं बस। तो वो दिमाग में रहता है यार ये लड़का बिगड़ गया है, ये रात में जाता कहाँ है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया चीज क्या लगी कि उस सर्वे के दौरान एक जूट बैग मिला था हमें। जूट बैग होता था पूरा, जूट बैग बड़ा अच्छा लगता था। तो कॉलेज में उस समय दौर था जींस का, और अब तो टी शर्ट वगैरह ये सारी चीजें हो गई हैं। तो जींस का और कुर्ते का, तो मैं वो झोला जींस कुर्ता और झोला, हाँ झोला, तो वो झोला पहन के निकल जाता था। अरविंदो कॉलेज पत्रकार भी ऐसे ही होते थे। हाँ, इवनिंग में बोल दिया कि ये झोले वाला है भाई। तो जो मैंने वो काम किया, और उसके बाद आके 2000 में अरविंदो कॉलेज इवनिंग के अंदर चीजें हुई। प्रिंसिपल के सामने हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाया गया, बताया गया कि आपके कॉलेज से, पूरे साउथ के कॉलेज से सुनील ने काफ़ी लीड किया। तो एक जो पहचान बनी ना, वो समझ में आया कि हाँ कि आपने कुछ काम किया, कुछ किया है। प्रिंसिपल नाम से जानती थी, तो ये बड़ी बात थी भाई। तो उसमें वो सेट हो गया आपका, सेट हो गया कि हाँ तो प्रिंसिपल नाम जानती है। बड़ी बात होती है कॉलेज में अगर प्रिंसिपल नाम से जाने। फिर एक हमारे यहाँ गर्ल्स गर्ल्स कॉमन रूम GCR होता था। और उसके साथ में ही साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट था। साइकोलॉजी नया नया तो चला था वहाँ पर अरविंदो कॉलेज इवनिंग में। उस समय 5 स्टूडेंट्स होते थे, आज 250 स्टूडेंट्स हैं। अब तो साइकोलॉजी इतना अप्लाइड साइकोलॉजी था, बहुत तो समय बच्चे कम थे। तो और एक NSS में, तो NSS और ये सब चीज से लिंक करने के बाद, और अंग्रेजी से डरते थे। अंग्रेजी में फेल हो गया था 10th में, तो लगता था भाई नहीं बड़ी भारी चीज है। अंग्रेजी से डर लगता था किसी तरीके से। फिर ग्रेजुएशन के अंदर दोबारा से अंग्रेजी आई। एक पेपर तो होता ही है ना, देना पड़ता है वो। नहीं, वो ऑनर्स में होता है, और एक पास में 3 साल देना पड़ता है। अच्छा, तो फिर वो दोबारा से सीखी। तो करते करते अब हुआ नहीं लगता अंग्रेजी ठीक है भाई। तो अपनी बात कहनी आनी, अब तो हो गया, अपनी बात कहनी आनी चाहिए। बिल्कुल।
आज भी जब मैं बोलता हूँ कि अंग्रेजी कुछ नहीं है तो लोग अरे तुम्हें पता नहीं है, अरे भैया अपनी बात कहनी आनी चाहिए आपको। तो करते करते एक फिर कॉलेज से ही डिबेट में जाना, कॉलेज की मैगजीन में एडिटोरियल में 3 साल में एडिटोरियल में रहा कॉलेज की मैगजीन क्या में। बात तो एक मजा आने लगा उस चीज में कि नहीं भाई करना है। अब ये समझ में आता जाना किस दिशा में नहीं पता, वो सब तो सोचा ही नहीं दिशा थी ही नहीं। हाँ 10th में ये घर वाले ने जरूर बोला था, अरे वो ITO पे है ना फॉर्म निकलता है 10 रुपए का, चपरासी का, पियोन का और इसका, वो भर देना, जो गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट का। तो ये समझ में आता 10वीं कर ली, 10वीं में तो वाह वल्ले वल्ले होती थी, 10वीं पास कर ली। अब तो देख कर ये लगता है कि पता नहीं ये जो 99% वाले बच्चे हैं या फिर 100 वाले जो बच्चे हैं वो चॉकलेट का स्वाद तो चख रहे हैं, लेकिन क्या उनको वो जो पताशा था या वो जो गुड़ का स्वाद था जब पास होने के बाद घर में आते थे, चीनी के 2 दाने मिलते थे, वो स्वाद है क्या उनके पास? मिठाई आती थी। मिठाई तो बहुत बड़ी आगे की चीज थी, सबसे पहले तो वही मिलता, मिठाई तो बाद में मिलेगी। कि बच्चा पास होकर आया है, पास होने से मतलब है उनको डिस्ट्रिक्शन से कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उतना था भी नहीं उस तरह का माहौल ना कि अरे इतना नंबर लाना है। तो मुझे आज भी याद है कि तब पास होना बड़ी बात होती थी। हाँ तो मेरा जो एक साथी था वो शिव कुमार, वो मैथ में अच्छा था और मैं इंग्लिश में अच्छा था। अच्छा आप इंग्लिश में अच्छे हो गए थे तब? नहीं 10th क्लास का बता रहा हूँ मैं। 10th में मैं इंग्लिश में अच्छा था और वो मैथ में अच्छा था। मैथ में मेरा टेस्ट जब हुआ तो उसमें आधा नंबर आया, तो उसी दिन तुरंत फादर साहब पहुंच गए। आधा मतलब कितने में से आधा? 10 में से आधा नंबर आया। मुझे लगा किसमें से एक में से आधा। नहीं 10 में से आधा नंबर आया। अच्छा। ये वीकली टेस्ट था, 10 में से आधा नंबर आया। हमारे बजाज सर हुआ करते थे, तो वो फादर साहब भी उन्हीं से पढ़े। मतलब ये सोचने वाली बात है आज के समय में। तो 10 में से आधा नंबर आया, फादर साहब ऐसे ही एक्सीडेंटली पहुंच गए वहां पर। अच्छा। तो पिताजी ने पैर छुए टीचर के, बजाज साहब के, बोले अरे ज्ञान यहाँ पर कैसे? बोले सर मेरा लड़का आपकी क्लास के अंदर पढ़ता है। कहता कौन है? अब वो बड़ी शर्मिंदगी से मैं खड़ा हुआ कि तो पूछा पिताजी से, पिताजी ने पूछा तो माँ साहब बोले कि अच्छा ये लड़का है, अच्छा बेटा ये बता कितना नंबर आया तेरा? मैं बड़ी शर्मिंदगी से बोला आधा नंबर आया है। तो ये एक मतलब आज के समय में जो 99% और 100 वालों के लिए, मतलब शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता अगर फादर साहब ये नहीं बोलते उस समय। उन्होंने बोला अरे मास्टर साहब, गुरुजी इसका तो आधा आ गया, मेरा तो 0 आता था। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय एटलीस्ट ऐसे ह्यूमिलेट नहीं किया कि हाँ ये एक बहुत बड़ी बात है। जो आज हम देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ से परेशान है, नंबर से परेशान है, ये सब चीजें डिप्रेस हो जा रहे हैं कि इतना ये कम आ गया तो डिप्रेस। तो वो फादर साहब का ये कहना, वो आज भी जितने भी स्टूडेंट जो साथी हैं मेरे, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला था उस समय। आज शायद हम अपने बच्चों को कहेंगे कि डांटना और टॉर्चर करना शुरू कर देंगे, बोल देंगे कि बेटा ये क्या 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 पढ़ाई कर रहा है। तो अब देखिए फादर साहब से ना बोलना, फादर साहब ने वहां वो सपोर्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके बाद आपका कैसे हो रहा? एक तो डर लगता था कि आज तो पिताजी ने बोला अब जाके घर पे भी थोड़ी सी बिल्कुल मसाला मिलने वाला है। क्योंकि एक चीज होता था कि आप अगर स्कूल में पिटे हैं और आपने घर पे जाकर बोला है कि स्कूल में पिटाई हुई है, तो वहाँ अलग, घर में अलग पिटाई हुई, वहाँ अलग पिटाई होती थी, शायद तुमने ही कुछ किया है। ये बात तो गई उस समय की। फिर जब ग्रेजुएशन पास किया तो उसके बाद सोचा नौकरी करेंगे, कुछ ट्राई किया, नौकरी भी किया, ऐसा नहीं है। तो फिर मज़ा नहीं आया 6 महीने, क्योंकि वो चीज़ मिल नहीं रही थी जो आप करना चाहते क्योंकि वो पैसे से वो चीज़ें नहीं होती। आप
9 to 5 तो करा सकते हैं 9 to 5 वाली नौकरी वो, और होती दिमाग है। में जब आप चले ही गए 5 to 9 में 5 to 9 में चले हाँ कॉलेज में तो या 5 5 to 1 या 2 बोल सकते हैं नहीं रात 5 to में। 9 5 to 9 में चलेगा ना, शाम से आप 5 बजे से फिर आप सुबह ही उठना है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उन 6 महीने में सीखा, तो उसी दौरान दिल्ली में बेघर लोगों का सर्वे होना था, दिल्ली सरकार का सामाजिक सुविधा संगम, दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार का। तो मदर एनजीओ बना था सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, 8 अगस्त 2009 की बात है। तो मैं गया, पता लगा तो मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा काम है तो मैं काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, क्या सैलरी लोगे? अच्छा। अब वो आंकड़े तो समझ में नहीं आया, सैलरी अगर ये तो समझ में नहीं आया कभी भी, अभी भी नहीं समझ में आया कि सैलरी क्या है, क्या होनी, अभी भी नहीं है। क्योंकि आंकड़े हम तो अपने आप को हमेशा बोलते हैं कि जीरो है भाई, जहाँ लगा दो 1 के साथ लगा दो, 10 के साथ लगा दो, तो अपनी वैल्यू तो हमारी जीरो ही है। एक जो मैं आपको नहीं बता पाया, 17 साल की उम्र में मैंने टैबलॉइड निकालता था, टैबलॉइड न्यूज़पेपर, 5वीं दिशा करके नाम था। 5 अच्छा 4 दिशाएं हैं 5वीं दिशा करके नाम था कि चलो एक अलग ही दिशा में टैबलॉइड का नाम है। और उसके बाद 2004 से 2007 तक 8 तक मैंने एक अभी इंडिया करके टैबलॉइड वीकली बाइलिंगुअल चलता था, वो मैं देखता था। तो वो छपता कहाँ था? वो दिल्ली ही छपता था, दिल्ली से ही छपता था अपना। दिल्लीगढ़ होता था अपना, ये पड़पड़गंज के पास, ये लक्ष्मी नगर के पास पुरानी प्रेस वगैरह थी, छोटे अखबार बहुत ज़्यादा चलते थे। तो वो पैसे भी तो लेते होंगे ना उसके लिए? शौक है लिखने का, 10 साल काफ़ी लिखा, फिर उसके बाद छोड़ दिया लिखना। और डिस्ट्रीब्यूट आप खुद करना होता है या हम वो जिंदगी जी रहे हैं कि जिसमें आप खुद ही बना रहे हैं, खुद ही चीज़ें कर रहे हैं, कि आप अखबार भी बांट रहे हैं, आप अखबार में लिख भी रहे हैं, आप वन मैन शो। तो वो चीज़ें की हैं, नज़दीक से चीज़ें समझ में आई हैं कि छपना छपाना, इश्तेहार हो जाता है, अगले दिन रद्दी हो गया, डेली न्यूज़ है ना वो चीज़ें। तो सैलरी की बात आई तो अब कभी उस तरीके, कभी जो 50,000 रुपये कंसल्टेंसी में या 30-25 हज़ार रुपये जो मिलते थे, अब उसको बोले कि भाई महीने में क्या सैलरी होनी चाहिए, वो मुंह से निकल गया 12,000 होनी चाहिए दिल्ली में रहने के लिए, इससे ज़्यादा क्या होगी? 12 तब के लिए भी कम है 12? नहीं, उस समय 2009 उन्होंने बोला कि अच्छा अगर आपका मकान, किसी का मकान है यहाँ पर, उन्होंने बार्गेनिंग करनी नहीं आती ना, उन्होंने जो पूछा अच्छा किसी का दिल्ली में मकान है तो बताओ फिर उसको कितनी पैसे की जरूरत पड़ेगी, ना 12,000 से 15,000 रुपये। तो कहता अच्छा ठीक है आप 12,000 रुपये मिलेंगे आप। हम खुश हो गए, चलो भाई ठीक है, क्योंकि वो कंसल्टेंसी की थी, उसमें पैसे आते थे, अच्छा पैसे आ रहे थे, लेकिन कंसल्टेंसी हाँ बेटर, लेकिन वो जो मंथली आते हैं ना, उसका एक अलग मजा है, वो उसका अलग मजा है। 12,000 आते थे, उसमें भी मिसेस कैसे 5-7 हज़ार रुपये बचा लेती नहीं पता। आज के समय में पता नहीं लगता कि पैसा जाता कहाँ है। तो मैंने 1.5 साल वो नौकरी की और चीज़ों को समझा। सीएम हाउस के अंदर उसका इनॉग्रेशन हुआ, होमलेस का पहली बार, मतलब दिल्ली सरकार जो करा रही थी, फर्स्ट टाइम करा रही थी, नहीं तो सेंसस ने किया था 1976 में हाउसलेस पॉपुलेशन। तो ये जो मुद्दे है ना, पूरा बुनियाद से अलग हटकर चले गए। जहां 1954 में सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड हुआ करता था, उसके तरफ से रैनबसेरा पॉलिसी आई थी 1954 में। पंचवर्षीय योजना के तहत हाउसलेस लोगों के लिए डोरमेट्री, नाइट शेल्टर होम हुआ करते थे, और ये पीक तक चले हैं कि जो भी शहर बन रहे हैं उसमें इस तरीके के शेल्टर होम होने हैं, और उसमें बेसिक फैसिलिटी के साथ चीज़ें होनी चाहिए।
जो आज हम्म। आज हम बात करें कि होनी चाहिए, होनी ये चाहिए 54 में बात हो रही है। उसके बाद से आज भी और वो ऑलमोस्ट सिमिलर 54 में जो वेलफेयर स्टेट की जो बात थी वो बिजनेस स्टेट पर आ गई, और बिजनेस स्टेट पर आकर वो जीरो हो गई ना। वहाँ 1954 में बोल रहे न्यूज़पेपर होना चाहिए शेल्टर होम में, और था। आज जाकर देख लीजिए, एजुकेट फैसिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। बहुत ही कम जगह में होगा कि पूरा सुविधा है। तो वो जो चीज चल रही थी और वो खत्म हो रही है जॉब, उसको समझने की जरूरत है। तो 12,000 की नौकरी कर ली, नौकरी करने के बाद पता लगा कि हाँ भाई, वो तो फिर वही घूम फिर कर वही आ गया बात। होमलेस पे काम है, रात को काम करना है आपको 9 to 5। मतलब काम वही करना है, अब आप बताएं ना बताएं वो अलग बात है, कैसे भी आपको करना है। तो वो ज्वाइनिंग थी कि सुबह आपको 9 बजे जाना है। आदत शुरू से ही बिगड़ी हुई थी हमारी, तो कि 5 बजे सूरज ढलेगा तो सड़क पे निकलना है। वो लेकिन नई नई शादी हुई, 6 महीने दे दी, तो हम समझे हाँ ठीक है, अब 6 महीने दे दिए हैं, अब सोसाइटी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो रात का सर्वे होना है, चीज़ें होनी है, तो रात में सारा काम होना है। तो सुबह 9 बजे का टाइमिंग था कि आपको सुबह 9 बजे तो ऑफिस पहुंचना है, उसके बाद आपका कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई वर्क आवर्स फिक्स नहीं है? वर्क आवर फिक्स नहीं है। तो आपको रात को घर 3 बजे ही पहुंच रहे हैं। जिस दिन फ्लैग होस्टिंग थी सर्वे की, उससे 2 दिन पहले बस घर में जाकर नहाकर आ रहा हूँ, और मुझसे पूरे गुस्से में है और बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो वो जो पूरा काम है वो पूरा आप डिप्रेशन में, और बहुत सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को भी लेकर, क्योंकि आप एक प्रेशर में भी काम कर रहे हैं, आपको घर भी देखना है, आपको टीम भी देखनी है। बड़ा टफ सिचुएशन थी वो, बड़ा टफ सिचुएशन थी। मिसेस कहती है आए क्यों, आए क्यों, वहीं अपना कपड़े ले जाओ ना, वहीं रह लो। उनको नहीं मालूम था कि उनको नहीं उनको हकीकत तो में फिर मालूम, तो फेयर इनफ। हाँ उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो ना तो मैं उनको समझा पा रहा था ये काम कैसा है, और शायद समझाता भी तो शायद वो नहीं समझ पाती कि रात में क्या, दिमाग में तो यह ना कि आप सिगरेट पीते तो आप दारू भी पीते होंगे, और दारू पीते होंगे तो फिर आप और भी कुछ होगा। तो वो वाली चीज़ें हैं। अब फिर ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें जाके 5 साल बाद पता लगती है कि हाँ इस तरीके का काम कुछ होता है। कि जब आप एक कॉर्पोरेट में जाते हैं तो कॉर्पोरेट बोलता है आप अपने फैमिली को समय दीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, ये कीजिए। वो कहते हैं कि आप 9 to 5 आइए, मेरे को उससे मतलब नहीं है, 5 बजे आपका पंच खत्म, आप मैं आपको नहीं जानता। लेकिन आदत तो वही बिगड़ी हुई है ना, 5 to 9 वाली, तो वो आदत कहाँ से सुधरेगी। वहाँ भी यही हुआ। तो कल्चर में, उनके कल्चर में और हमारे काम करने के कल्चर में उनको समझ में नहीं आया। बोले केयर टेकर है ना, वहाँ पे काम करेगा, आप क्यों आप ऑफिसर है, आप क्यों जा रहे हैं नाइट में, आपको किसी ने बोला थोड़ी है कि आप क्यों ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, क्योंकि वो जो सदानंद मिश्रा सन 2000 में RML हॉस्पिटल के बाहर एक अखबार में लिपटे हुए शरीर अपने सिर के साथ लेटा हुआ था, वो कहीं ना कहीं कचोटता था, हमेशा अभी भी कचोटता है कि निकल ले भाई। तो आपको लगता है कि ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको दूसरे की फटी में टांग अड़ाना, वो आदत है, वो मतलब वो उसी तरीके से आदत आ गई कि दूसरे की फटी में टांग अड़ानी है। वो कहते हैं ना कि वो भाई उल्टा तीर लेना है, कि वो तीर जा रहा है, आजा भाई मेरे पास, मैं ही करूंगा, हनुमान बनने वाली स्थिति। ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं ना, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो हिंदू धर्म के अंदर, जो ग्रंथों के अंदर जो हनुमान वाली जो चीज़ है ना, वो होनी चाहिए सब में कला। भगत सिंह ना बने, क्योंकि भगत सिंह को तो हम छू भी नहीं सकते, भगत सिंह जैसे हो भी नहीं सकते। भगत सिंह के जो विचार है ना, उसको हम आप टच भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी टच नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी बात है। वो उनका विजन जैसा था, ऑफ कोर्स। हाँ, वो 23 साल की उम्र, वो तो निकल चुकी ना, तो बन भी नहीं सकते। लेकिन आप
जो कैरेक्टर हैं, जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, हनुमान है, आप हनुमान से एक चीज सीख सकते हैं, आप अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। जब दूसरे लोग आपको कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन वहां वो कह रहे हैं कि नहीं तुम पवन पुत्र हो, तुम उड़ जाओगे, तुम ये कर लोगे, अपनी पावर का, अपनी शक्ति का एहसास दे। यस, हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन है ना, वो एक चीज समझ में आई। एक समय ऐसा भी था कि सन 2005 से 2003 से लेकर सन 2007-8 तक, जब तक मदर थी, हर सैटरडे संडे जाना है हनुमान मंदिर, डेली रात, मतलब हर मंगलवार को, हर सैटरडे हनुमान मंदिर जाना है, रात को मत्था टेक कर आना है। अच्छा, ऐसा दिमाग, हनुमान भक्त हैं। ऐसा दिमाग में, लेकिन चीजें समझ में आई कि वो करना क्या चाहते थे ना। पहले आप अपने आप को तो जान लो, उसी में तो इतना समय निकल जाता है ना। भक्त नहीं रहे वो। फिर रियलाइजेशन हुआ कि मतलब 2007 के बाद और आज तक सीपी हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, आज तक कभी जाना नहीं हुआ, क्योंकि तब से आप इतने बिजी हैं अपने काम में। बिजी नहीं, वो उन्होंने बोला भाई तो जो बाहर है पहले उनको तो देख ले, अंदर आने की तो बहुत बड़ी बात है। सेल्फ रियलाइजेशन है ना, तू बात अंदर तब आई हो जब पहले बाहर वालों को तो देख ले, बाहर क्या चल रहा है, तू अंदर आके करेगा क्या। तो ये चीजें, कभी अब मंदिर अंदर जाना नहीं होता, चीजें ठीक है, अब तो राह पकड़ ली, तो फिर अब वो पकड़ तो ली है, चीजें मिल नहीं रही हैं। राह तो पकड़ ली है लेकिन मिल नहीं रही है। तो वो कहा है ना कबीर ने कि हद टपे सो ओलिया, इसका हद टपे सो ओलिया, अनहद टपे सो पीर। अच्छा, इसका आप मुझे वो बता दीजिए, सुना है बट मालूम हद टपे नहीं सो ओलिया, अनहद टपे सो पीर, और हद अनहद दोनों टपे सो ताको नाम फकीर या ताको नाम कबीर। मतलब जो इन सब चीज से पार चला जाए। अच्छा, जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो आपको रोक रही है चीजें, आप उन दोनों से पार जाकर काम कर रहे हैं। वो दौर भी देखा हमने कोविड के समय। तो ये चीजें जब होती चली गई, नौकरी से निकाल दिया, एलिगेशन लगा दिया कि लड़की छेड़ दी, एलिगेशन लगा दिया कि पैंट उतरवा दी महिला की, ये किस एलिगेशन लगा दिया कि ऐसे बहुत से एलिगेशन लगाने में क्या जाता है, लगाने में क्या जाता है। इंटर्न आ रही हैं, उनको चुनाव लड़ना है अपने कॉलेज के अंदर, वो एलिगेशन लगा दे रही है, भाई आपको काम दिया है आप काम करो। काम और सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई लिंक नहीं है आपस में। तो फिर आप नौकरी छोड़ दिया फिर? हाँ, नौकरी से निकाल दिया, छोड़ा नहीं। अच्छा, छोड़ा नहीं, निकाल दिया। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, आप मतलब आप नौकरी नहीं कर रहे, आपका एक विजन है, आप काम करने के लिए निकले ना, आप वो काम करना है, सिर्फ हाँ, नौकरी नहीं करना। नौकरी नहीं करनी है। किसी के अगर स्किल्स को मारना है तो उसको नौकरी करवा दो। किसी के स्किल्स को मारना है तो उसको नौकरी करवा दो। किसी को लीडर नहीं बनाना तो उसको नौकरी करवा दो। उसको राह मत दिखाओ, उसको मत बताओ क्या करना है। उसको वो फिर नौकरी वाला ही माइंडसेट हो जाता है, उसके बाद फिर वो है। अपना काम नहीं हो पाता है। तो वो जो जर्नी रहा है ना 25 साल में की, जो शुरुआत का जो भगत सिंह वाला पीरियड था 18 से 23 वाला, उसमें वो एक चीजें मिलती चली गई तो कि टेस्ट करना है, चलो कुछ करते हैं, कुछ करते करते अभी भी कुछ कर ही रहे हैं। तो फिर तो आपका सेंटर आप लोगों ने खोल लिया था, और फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो शुरुआत में भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कौन आ गया, जो सेक्टर में काम करने वाला, कह रहा है यार ये नया कौन आ गया। अच्छा, उसमें भी ऐसा होता है। हाँ, ये हर जगह ही ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से लोग इसको बिजनेस ही देखते हैं, क्योंकि बिजनेस नहीं है। समाज सेवा कोई बिजनेस नहीं है आज के समय में। इसको एंटरप्रेन्योरशिप और ये फलाना अब तो बहुत ज्यादा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट की जो बात की है, वो वेलफेयर स्टेट की ही बात हम कर रहे हैं। उन्होंने अधिकार दिया है। और जो गांधी का आखिरी आदमी, अंतिम व्यक्ति की जो बात कर रहे हैं, चाहे वो 11 मूर्ति पे, तो वो आखिरी आदमी की जो एक मूर्ति लगी है उसमें उठा रहा है,
जो गांधी का जंतर था, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, हम्म, बड़े मजे में उसका मजाक उड़ाते थे, आज समझ में आता है वो गांधी का जंतर क्या है। कि आप जो काम करने जा रहे हैं, आप सोच लीजिए, आप जो काम करने जा रहे हैं वो अंतिम व्यक्ति पे क्या असर पड़ेगा उसका। जो आप पॉलिसी लेकर आ मतलब रहे हैं, समाज में जो अंतिम व्यक्ति यस, है उस पे क्या असर पड़ेगा जो आप काम करने जा रहे हैं। अगर मैं रात को निकल रहा हूँ तो उससे वो अंतिम व्यक्ति पे कुछ असर पड़ेगा। आज भी हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, हम उसी आधार पे बात करते हैं। ये फिलोसफी है इसकी। यही फिलोसफी है। और वो जो हम 12वीं क्लास तक मजे उड़ाते थे ना, गांधी का जंतर, मैं तुम्हें एक देता हूँ, ऐसे हाँ, जो करके वो हर कर किताब में पहले छपा होता छपा होता था। हम मजाक एनसीईआरटी बुक्स में। एनसीईआरटी में लिखा होता था, लेकिन हम खुराफाती दिमाग होते हैं बच्चों के। मैं तुम्हें एक देता हूँ, जब भी टेलिस्मन। तुम्हारा, इस तरीके से उसको काट देते थे हम, जो महत्वपूर्ण शब्द होते थे। तो आज समझ में आता है कि भाई वो व्यक्ति क्या रहा होगा उसके। तो आज के समय में हम बोल देते हैं गांधी ने क्या दिया, नेहरू ने क्या दिया, भगत सिंह ने। मैं कहता हूँ कि इनकी विचारधारा को आप छू भी नहीं सकते। आप ये विचारधारा की ही लड़ाई है। ये जितना भी काम हो रहा है सारी विचारधारा की लड़ाई है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन है विचारधारा की लड़ाई। अब विचार कैसे होंगे वो आपके कर्मों के आधार पर है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं, वो विचार उसी पे। तो आप तब से ही काम उसमें निरंतर कर रहे हैं। और मुझे याद है न्यूज़पेपर्स में हम फिर फाइनली बेघर दौर आया, दौर जब हुआ, बीट बना। दौर आया जब दिल्ली में सरकार बदलने की बात आई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था 2011, 11, 12, 13 में, है ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हम समझ रहे थे कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि जब आप काम करते हैं ना तो आपको नजदीक से समझ में आता है कि किस तरीके से शैडो गवर्नमेंट काम करती है। शैडो गवर्नमेंट कंसेप्ट जो है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो आपका बंगाल में हो, चाहे वो आपका अदर स्टेट्स में हो, किस तरीके से शैडो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, वो कंसेप्ट समझ में आता है। लेकिन आपको काम करना है तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे मोटी मोटी पीछे से। तो उसके पीछे समझ में आता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्या कह रहा है। एक मीडिया की बनी हुई सरकारें आ रही हैं। 49 दिन की सरकार आई, 49 दिन की सरकार में हो हल्ला हो गया कि हम पूरा देश बदल देंगे। अरे आप अपने आप को बदलिए। पहले कोई भी काम करना है सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो 49 दिन की सरकार आई। 49 दिन की सरकार में मतलब लोग मरते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मरते, हकीकत में लोग सड़कों में मरते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो 49 दिन की सरकारों में हमने ये भी देखा कि जो लोग फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं, उनकी लाशें जो हैं वो चूहे खा गए। ये ऑन रिकॉर्डेड। मतलब आप क्या करना चाहते थे, आप मतलब किस चीज के लिए आए थे? वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। वो कि प्रवीण आता है देखने के लिए, जंगपुरा का एमएलए जो बाद में बना, वो आता है, वो देखता है, मुद्दे बनाते हैं। तो इन सब के लिए पॉलिटिक्स, इसके लिए कुछ नहीं वो है। तो फिर सरकारें तो सारी ही मतलब ऐसा सरकारें नहीं सारी है। एक सी हैं। वो पहले भी उनसे ऐसे ही थे, वो उसके बाद अभी भी 49 आई दिन एम का, श्योर ऐसे ही है। जैसे ही 49 दिन की सरकार ने 14 फरवरी 2014 को रिजाइन किया, एलजी रूल लागू हुआ। मैं कहता हूँ कि दिल्ली में एलजी रूल लागू हो जाना चाहिए बेघर मुद्दों को लेकर। अच्छा। एलजी साहब थे हमारे नजीब जंग साहब। नजीब जंग साहब पूछते हैं, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक करंट एलजी साहब हैं और एक वो नजीब जंग साहब पहुँचते हैं यमुना पुस्ता जवाज श्रमिक स्थल यमुना पुस्ता पर। वहां जाकर शेल्टर में चले जाते हैं, पता लगता है कि पानी नहीं आया 5-6 दिनों से। अच्छा, वो शेल्टर को इंस्पेक्ट करने गए थे। वो वहां से निकल रहे थे, उन्होंने चलो आज यहाँ विजिट कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि 4-5 दिनों से शेल्टर में पानी नहीं आया। 6 दिल्ली जल बोर्ड के लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा। तुरंत ही। उसके बाद जो चेंजेस आए शेल्टर के अंदर,
ऐप बनाया। उसमें एक अधिकारी होता था आशीष जोशी करके। हाँ, मैं सही नाम दे रहा हूँ, आशीष जोशी। उससे हमारे डिस्प्यूट रहे, लेकिन वो एक कुछ नई चीजें लेकर आया। जो डिपार्टमेंट था DUSIB, वो पहला ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि पेपरलेस हाँ डिपार्टमेंट उन्होंने बना। किया था। उसने किया। उसकी मंशा भी ठीक थी, लेकिन जो NGO सेक्टर के हम लोग जो एक को बना लेते हैं ना कि नहीं नहीं ये आदमी तो ठीक नहीं है, तो उसके साथ भी कुछ इसी तरीके से हुए। तो 49 दिन की सरकार के बाद जो LG रूल था, LG रूल में DM रात को 12 बजे शेल्टर होम के टॉयलेट चेक करने जा रहा है। अच्छा सूंघ रहा है कि बदबू तो नहीं आ रही, देख लो कल LG साहब ना आ जाए यहाँ से। अच्छा, तो एक विजिट का ऐसे इम्पैक्ट, एक विजिट का ऐसा इम्पैक्ट था। शेल्टर में कुछ बदलाव आए, चाय आई, रस आए, और अपना ऐप आया कि लोगों को सड़कों से उठाकर वहाँ तो शिफ्ट कर दीजिए, शेल्टर होम में शिफ्ट कीजिए, शेल्टर होम की लोकेशन वगैरह क्या, ये सारा चीज़ें चली। और विंटर के अंदर अलग से 8 करोड़ रुपए का फंड विंटर में एकदम से लॉन्च किया। बहुत सारी चीज़ें पता लगता था कि खबर होती थी कि भाई आधा ब्लैंकेट मिला है शेल्टर के अंदर, पूरे दिल्ली के शेल्टर होम के ब्लैंकेट बदल दिए। मैं कहता हूँ कि उस समय के ब्लैंकेट अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, तो वो पहली बार था कि इतना बदलाव इतना उसमें ड्रास्टिकली चेंज हुआ। एक सुबह लिखते थे हम, शाम को चेंज, सुबह लिखते थे शाम को चेंज, इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, वो दौर मैं इसलिए भी मानता हूँ कि हमने रीच आउट है ना, जहाँ हम एक ग्लैमर समझते थे कि विंटर जो है ग्लैमर सीजन है और होमलेस एक ग्लैमर सीजन है। विंटर में ही सबसे ज्यादा होता था ना कि ठंड लगी है चलो। तो हमने वो चीज एक ये भी किया साथ में कि जो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इन सब चीज के जो पत्रकार थे उनको भी ये चीज भेजना शुरू किया, तो उनको भी समझ में आने लगा। तो उसके बाद एक बीट बन गई। उस दौर में आज भी अगर अखबार आप निकालेंगे, आर्काइव से निकालेंगे, तो फुल पेज जो है ह्यूमन एंगल से स्टोरी चलती थी। हुआ है ह्यूमन हम लोग से ने स्टोरी खुद चलती उसमें उस खासकर विंटर में तो होता ही था, पिक्चर्स का होता था एक, तो वो ह्यूमन एंगल से वो स्टोरी चल रही है। लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई फोटो ये फीचर है, स्टोरी भी है। बिल्कुल कि ये एक मुद्दा है। ये समझ में नहीं आया कि ये बोझ है, ये शहर पर बोझ है। जिस तरीके से अब मीडिया कवर करती है उसको, या चीजें कवर कर रही हैं, लोगों को दिमाग में अरे यार चोर चक्के कंगले हैं यार। वो चोर चक्के कंगले नहीं है, वो हमारी सोसाइटी के हिस्सा है। उसको लगता है कि चोर चक्के कंगले, तो उनको 2 आंखें 12 हाथ देखनी चाहिए फिल्म। करेक्शनल की जो बात हो रही है कि भाई सोसाइटी का हिस्सा है, इनको सोसाइटी में वापस जोड़ने की जरूरत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो व्यक्ति हैं जो मर गए हैं, जिन्होंने मान लिया है कि बदलाव नहीं होने वाला, उनके साथ हमें काम करना है। आप तो बहुत कोर्ट भी गए हैं उनके, जैसे वोटिंग राइट्स का था कि उन लोग के पास नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वोटिंग वो कहाँ से मिलेगा? देखिए 2012 के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ हमने मीटिंग की कि ये लोग भी रहते हैं, इस तरीके से हैं। पहली बात है ये लोग आए तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि आसमान से टपक तो गए। मोस्टली आपने इतने साल काम किया, अभी मतलब ये पॉपुलर, ये कहाँ से आते हैं? ये रूरल एरिया से आ रहे हैं या ये यहीं के हैं? इसका आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग हमारे देश का ही हिस्सा है। ऑफ कोर्स कोई इसमें कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नहीं, नेपाली, बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेशक 1976 का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उसमें भी नॉमिनल एक आध एक बांग्लादेश का मिलेगा 1976 नहीं, वो तो अलग, वो तो बात ही नहीं है। जैसे अर्बन पुअर ही है ये, या फिर ये हमारे नेबरिंग रूरल वो ही पूछना चाहिए, रूरल एरिया से आ रहे हैं, तो वो वहाँ की पॉवर्टी से परेशान होकर यहाँ आए। पॉवर्टी से परेशान, पॉवर्टी एक वो नहीं है, गरीबी ही नहीं है, बहुत सारे सपने हैं। अच्छा, उसके लिए भी आए। सबके सपने अपने अपने। हर कोई शहर में आना चाहता है, अच्छा काचो बहुत अच्छी लगती है। खेत में जब किसान खड़ा होता है और जब सरहद पे जवान खड़ा होता है ना, तब शहरों की दूरियों का पता लगता है, तब पता लगता है कि शहर क्या है। अगर किसान छोड़ दे
अपनी किसानी, और सरहद पे जवान छोड़ दे। और जवान कहाँ से आ रहा है? जवान शहर से नहीं आ रहा है, जवान भी रूरल एरिया से ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खाई पाट दी गई है। वो जवान है जो वो शहर में अपने सपने लेकर आ रहा है कि मैं घर फेल हो गया, घर छोड़ दिया, गरीबी की दिक्कत है, मकान बनाना है, इलाज कराना है, बहुत सारी चीजें हैं कि मैं शहर जा रहा हूँ, बहन की शादी करनी पैसे है, कमाने के लिए, बहन की शादी करनी है। 2 साल 3 साल पैसा कमाया, लेकिन जैसे ही वो शहर से गांव की ओर आ रहा है, जेब कट गई, क्या मुंह लेकर जाएगा? तो यहीं रह गए, यहीं रह गया। बुजुर्ग है, बुढ़ापे में बिस्तर पे पेशाब कर दिया, शर्म के मारे बाहर आ गया कि नहीं बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या सोचेंगे, किससे कहें। एक शर्म का जो पर्दा है ना, वो सोसाइटी में ये जो होमलेसनेस है, जो बेघरी है, उसको बढ़ाता चला जा रहा है। तो वो अपने जो यहाँ रह गए, फिर वो वापस घर तो जा ही नहीं, मतलब वो तो फिर ऑप्शन ही नहीं है उसके जाना बाद। चाहते हैं तो जाएं किस मुंह से? जब सपने पूरे नहीं हुए तो किस मुंह से मुंह दिखाएं? जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको अपनाएगा कौन? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग अब तो पूरे फैमिलीज भी आप देखते हैं ना, छोटे बच्चे भी हैं उसमें, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहीं पे बड़े हो रहे हैं, वो उसी फुटपाथ पे बड़े हो रहे हैं। और पूरे दिल्ली में ही दिखेगा, मतलब और भी सब सिटीज़ में, ऐसा नहीं है, बट दिल्ली ज़्यादा फोकस में आता है क्योंकि कैपिटल है। देखिए हर एक स्टेट के अंदर ये इश्यूज है, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि किसी एक ही स्टेट का है। दिल्ली की कहानी है, दिल्ली की इसलिए दिख जाती है कि राजधानी वही है, कि कैपिटल है, और तो अगर सबसे दिल्ली की ज़्यादा, राजधानी के अंदर 2 से 5 किलोमीटर के अंदर हम ठीक नहीं कर पा रहे तो हम पूरे भारतवर्ष में वही क्या ठीक कर ये पाएंगे? सवाल हमेशा होता है। ये माइग्रेशन जो है वो डेवलपमेंट की निशानी है, ये लोग कहते भी हैं, ये अच्छी भी बात है, माइग्रेशन से ही डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ, को पैंडेमिक ने तो वो दिखाया ही है दिखाया सबको। है, और उससे भी हम नहीं सीखे, अभी भी नहीं सीखे हैं, अभी भी नहीं सीखे हैं। अभी भी नहीं सीखे हैं। और जो एक माहौल जो था, और जो दुकानें बंद थी, चीजें बंद थी, पूरा व्यापार बंद था, यमुना नदी बिल्कुल साफ पीने लायक पानी हो गया था, बिल्कुल जो तारे दिखने लगे थे, चिड़िया वापस आ गई थी, गौरैया नजर आने लगी थी, आवाज आने लगी थी, दूर कहीं गाड़ी चलती थी उसकी आवाज आती थी। तो हमें समझने की जरूरत है हम कैसा समाज बना रहे हैं, किस तरीके का समाज बना रहे हैं, क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? ये उस समय कोर्ट भी बंद हो गए थे, जो मजदूर जा रहे थे वो नंबर नहीं मिल पा रहा था। हमें ये डर था कि हम पीआईएल करेंगे, पता नहीं पीआईएल पे एक्शन होगा भी या नहीं होगा, नोटिस इश्यू होगा भी या नहीं होगा। हमारे जो साथी थे, हमने तो मिलकर एक पीआईएल की, जिसमें अब वो अभी तक पीआईएल चल रही है, जिसमें 4 राज्यों में अलग अलग मजदूरों को फायदा हुआ है, चाहे वो ग्रैब 4 को लेकर अभी भी है, जो मजदूरों की सही में गिनती हुई है, मजदूरों के लिए अलग से एक पोर्टल बना है, और बाकी यूनियन और संस्थाओं के लिए काम खुले हैं, चीजें हुई हैं। लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा आपको, ये उनका हक है, ये देना पड़ेगा हमें। महिलाओं को भी समझना पड़ेगा ना, हक बराबरी का, इक्विटी की बात है, इक्वलिटी की नहीं, इक्विटी की बात है, वो चीजें समझनी पड़ेंगी। और उस दौरान जब लोग बाग घरों में लाशें पड़ी थी ना, आदमी आगे नहीं आए थे उस समय भी महिलाएं कंधा दे रही थी पुरुषों को। उस समय हमने ऐसा भी देखा है कि बुजुर्ग महिलाएं भी अपने जवान बेटे के साथ खड़ी थी, डेड बॉडी लेकर, अपने पति की डेड बॉडी लेके खड़ी थी, अपने पिता की डेड बॉडी लेके खड़ी थी। महिला 7 महीने का बच्चा है, डेथ हो गई है, खुद की भी डेथ हो गई है, वो अकेली पड़ी है, पुरुष नहीं है। हम कैसा समाज बना रहे हैं? बातें अच्छी लगती हैं देखने में कि हाँ हमने बदल दिया है, बदला कुछ नहीं है, वैसा ही है। सस्टेनेबिलिटी जरूरत है काम करने की,
और काम करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बताना पड़ेगा चीजों को कि हाँ ऐसी चीजें हुई हैं, घटनाएं हैं, रिकॉर्डेड है। लोग पैदल चले गए, लोग, महिलाएं प्रेग्नेंट थी पैदल चली गई, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से भट्टे से वापस आ रहे हैं, शेल्टर होम में रुक रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सरकार ने कह दिया जाओ शेल्टर होम में खा लो। शेल्टर होम में खुद ही तो रैन बसेरे में व्यवस्था नहीं थी, और एक तरफ आप सरकार कह रही रैन बसेरे से ले लो। ऐसे भी लोग देखेंगे जिनके पास है वो भी आ रहे हैं, ऑलरेडी जिनके पास है। लोग बेघर लोग कह रहे हैं कि रोटी तो मिल जाएगी, मास्क ही दे दो, मास्क देने जा रहे थे। तो चीजों को समझना है, करना है, निरंतर प्रयास के साथ हमें लगना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें तो सोसाइटी के बिना साथ बिना ये सोचे लोग काम तैयार करना करने है। पड़ेंगे, हाँ, लोग तैयार करने पड़ेंगे। जो बहुत ही मुश्किल है, बट आप, आई होप आपका ये मैसेज सब सुन रहे होंगे। मुश्किल नहीं या है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा इंसाइट दिया है अपने काम में से। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा थैंक ये यू कॉन्वर्सेशन। थैंक यू